हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस रेसिपी। दिस इज उसामा अहमद और आज मेरे साथ बहुत ही यूनिक गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है बहुत यूनिक नेम है पिरह पिरह मेमन। इस नाम का मतलब क्या है और ये क्या करती हैं, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और इनकी जो लाइफ की स्टोरी है आज हम वो पूछेंगे। बेसिकली पॉडकास्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा कर सकें और अगले की जिंदगी के बारे में भी लोगों को बता सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मिस पिरह मेमन। बहुत शुक्रिया, आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और आज हमारे सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे कुछ सीखेंगे और आपके बारे में लोगों को भी बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। क्या हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मिस पीरे मेमन, हमारे जो पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है वो यही है कि सबसे पहले हम अपने गेस्ट के जो स्टार्टिंग लाइफ है उसके बारे में पूछते हैं। वेयर यू बॉर्न, वेयर यू ग्रो अप एंड वेयर यू डिड योर स्कूलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अब स्टार्ट करें। ओके। सो नाम तो आप मेरा जानते ही हैं फिर है, और क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में, बिकॉज आई एम सिंधी स्पीकिंग एंड माय कास्ट इज मेमन। सो एज आई वाज बोर्न एट द टाइम ऑफ डॉन, यू कैन से, जब यानी कि सूरज की पहली किरण निकलती है और उस टाइम में पैदा हुई, तो माय फादर गेव मी दिस नेम ना, कि फिर मींस के फर्स्ट ऑफ सनलाइट। सो बेसिकली you can call me Dawn, DAWN, not DON. सो सो मेरी जो पैदाइश थी वो हैदराबाद सिटी में हुई, एंड देन मैं कराची में रही हूँ शुरू से ही। तो मेरी जो भी एजुकेशन है, जॉब्स की, या जो भी मेरा कैरियर बना, वो सब कुछ कराची से ही है। यानी कि कराची में ही मैं बेस्ड हूँ शुरू से। ठीक है, स्कूलिंग भी यहीं किया आपने? स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग, जॉब्स, हर चीज मैंने कराची में ही की है। ठीक है, यानी आप पैदा भी कराची में हुई, आपने नहीं, स्कूल भी पैदा यहीं मैं किया? हैदराबाद में हुई थी। जी, पैदा आप हैदराबाद में हुए, स्कूल एंड एजुकेशन एंड जॉब अभी तक हाँ आप जी, सारे कराची में रह रही हैं। सब ठीक है, कराची में सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आप ये बताएं कि आप किस एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, आपने ओके। क्या क्या पढ़ा? मुझे एक एक चीज जाननी है कि आप मतलब कि क्या हर्डल्स आई। सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करेंगे। स्कूल के ज़माने में आप की मतलब कि जो हर्डल्स आई और जो आपके इंटरेस्ट थे उस टाइम पे, वो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेन मेन बातें हैं वो। मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी हर्डल्स नहीं थी ड्यूरिंग माय स्टडीज, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई, या मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मुझे एटलीस्ट कभी ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस या कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी तरह से मेरी स्टडीज में कोई रुकावट पैदा कर सके। सो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो मैं बहुत ही एक डिसेंट सी बच्ची थी, और बोलती मैं बहुत कम थी। तो मुझे जो है वो हर यानी कि कंपटीशन में, और लाइक टैबलोज हो गए, ड्रामाज हो गए, स्पीचेस हो गए, तो मुझे सिलेक्ट किया जाता था कि ये बच्ची जो है वो मतलब ब्रिलियंट है, अच्छा पढ़ती भी थी, नो डाउट कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट एट दैट टाइम। लेकिन बोलती भी बहुत कम थी मैं, जितना अब बोलती हूँ उतना नहीं बोलती थी मैं। सो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, और मैं बहुत एक्टिव रहती थी। तो ये था कि स्कूल लाइफ तो मेरी बहुत अच्छी गुजर गई। एंड स्कूल लाइफ में मैंने 9th मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिया था। उस वक्त जो मेरे गोल्स थे वो ये थे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी, और ये पता ही नहीं था कि मुझे आगे जाकर मैथ्स को भी टच करना पड़ेगा, और मैथ्स मुझे हमेशा बचपन से वर्स्ट सब्जेक्ट लगा ना। मैथ्स इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट ना, बचपन से ही। तो मैं सोचती थी कि मतलब फंस जाऊंगी, कैसे होगा ये सब कुछ, मैं कैसे पढ़ूंगी मैथ्स को। खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरा अच्छे ग्रेड्स में, अच्छे मार्क्स के साथ मैट्रिक तो हो गया। देन आ गई कॉलेज लाइफ, वहां तो मैथ्स स्टैट्स मैं पागल हो गई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ना मुझे।
कुछ ऐसा चूज करना है जिसमें मैथ्स तो हो ही ना। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैं बायोलॉजी नहीं ले सकती थी, मतलब या तो मैं आर्ट्स पढ़ लूं या फिर मैं उसी को कंटिन्यू कर लूं, कंप्यूटर साइंस को। कंप्यूटर साइंस लेकर कुछ वक्त पढ़ के उसको ड्रॉप कर दिया। आई थॉट नहीं यार ठीक है, दुनिया क्या बोलेगी कि ड्रॉप ही किया है, मतलब सब्जेक्ट ड्रॉप किया है, ब्रेक नहीं दे रही स्टडीज में। सो आई थॉट कि चलो आर्ट्स ही पढ़ लो। तो देन फिर मैंने आर्ट्स में कंटिन्यू कर लिया अपनी स्टडीज को, इंटर भी फिर मुझे आर्ट्स में ही करना पड़ा। एंड देन फिर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी मास्टर्स लेवल, आई डिड मास्टर्स इन एजुकेशन एंड देन आई डिड एमफिल इन एजुकेशन। तो जो मेरा एक तरह से स्पेशलिटी रही, एक सब्जेक्ट जो रहा वो मेरा एजुकेशन आर्ट्स बन गया। ठीक है। उस वक्त जो था वो ये था कि यार अब मैं अपने गोल से तो हट गई हूँ, लेकिन अब आगे मुझे क्या करना है। सो वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे ये ठीक डिसीजन है भी या नहीं, मैं आगे बढ़ सकूंगी या नहीं। क्योंकि इंटर में जो हर्डल्स मुझे आई इस ड्रॉप करने की, सब्जेक्ट को ड्रॉप करने की वजह से, उस वक्त मुझे लगता था कि मैं शायद इंटर के बाद आगे पढ़ ही ना सकूं। वो टाइम ऐसा था जब मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि शायद लाइफ स्टॉप हो गई है, अब मैं कुछ पढ़ नहीं सकती आगे। क्योंकि कहाँ तो मेरे गोल्स कुछ और फिर सडनली आपका ट्रैक चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तक मैं बोलने भी बहुत ज्यादा लगी थी और सेंटी भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी। सो वो टाइम ऐसा था कि नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है। सो अच्छा, मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे, मतलब कि वो मैथ को पसंद नहीं करते, इसीलिए वो बायो चूज करते हैं। अब बायो चूज करने की वजह ये नहीं है कि उनको बायो पसंद है, उसकी वजह ये एग्जैक्टली, है उसकी वजह ये है कि उनको मैथ पसंद नहीं है। मैथ्स पसंद और नहीं ये भी है। एक दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि जब आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाओगे तो आपका जो सामना है वो मैथ ही मैथ जो होगा, मतलब कि मैथ्स है। आपके हर स्टेप के आगे आपको मैथ को फेस करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अवेयरनेस देनी देनी हमें चाहिए, और हमारे पेरेंट्स को भी इस बारे में लिटरेट होना चाहिए कि बायो बायो इसी वजह से ना चूज करो कि आपको मैथ पसंद नहीं है, और कंप्यूटर साइंस में जाने से पहले ये सोच लो कि मैथ को आपका अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो तो मिस पीरम, आप ये बताएं कि आपने बताया कि आप टैबलो, ड्रामा, मॉडलिंग वगैरह ये सारे बचपन में आपके हॉबीज रही हैं, तो आपने इस फील्ड को क्यों अडॉप्ट नहीं किया? वो इसलिए कि एक लाइफ होती है जब आप एज ए स्टूडेंट हर जगह पार्ट ले रहे होते हो, उसमें आपको कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ता है। कभी आप टेबलोज में कुछ बन रहे होते हो, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, कभी आप नाच पढ़ते हो, तो कभी आप सिंगिंग करते हो, कभी आप कोई डांस टैबलो भी कर रहे होते हो। लेकिन ये सब चीजें एक फैमिली लाइफ में आने के बाद, मतलब जब आप ग्रो करते हो, तो शायद ये हमारा एनवायरनमेंट है या सोसाइटी का भी इसमें ज्यादा रोल है मेरे नजदीक, कि आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहां पर इन चीजों को फिर ठीक नहीं समझा जाता। मतलब अब टैबलोज या इस तरह की चीजों को अगर हम मीडिया से रिलेट कर लें, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पर्सनली अगर आप बात करें मेरे बारे में, मैं आपको बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीजों में ज्यादा रहा है हमेशा से। कि मतलब काश के मैं ये फील्ड एज ए कैरियर परस्यू कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इन सब चीजों को ठीक नहीं समझा जाता। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि समटाइम्स आपके पैशंस, आपके गोल्स, आपके एम्स इतने ज्यादा आपके लिए अहम हो जाते हैं। किसी भी फील्ड में आप लोग आगे निकलना चाहते हो तो आपके पास पैशन होता है, देन आपका इंटरेस्ट होता है। अब अगर सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, फला अलाउ नहीं करेगा, ये चीज वो चीज, मतलब लोगों को सोच सोच के अगर हम अपने पैशन और इंटरेस्ट को साइड पे कर दें और फिर चूज करें एक दूसरा ट्रैक जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो, या फिर सिर्फ ये सोच के आगे बढ़ना पड़े कि कुछ ना करने से बेहतर है, तो वो चीज मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि नहीं, मैं वो करूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट यानी पता था शुरू से ही कि इस तरह की फील्ड को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, ना मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे कि तुम मीडिया में चली जाओ या मीडिया एज अ कैरियर परस्यू करके बैठ जाओ, तो
फिर सही है, मैं कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लेती हूँ जी। कंप्यूटर साइंस, अब अवेयरनेस तो मुझ में कूट कूट के भरी हुई थी, इसलिए कि मतलब मुझे लगता था कि आजकल के दौर में स्टिल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि साइंस या आर्ट्स क्या है। इवन मेरे क्लोज सर्कल में स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग साइंस है या आर्ट्स है। सही, स्टिल ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है, और हर हर दौर में, हर एज में देखे हैं। जब मैं स्कूल में थी और कोई इस तरह का बच्चा या मुझसे छोटा कोई बड़ा भी इवन इस तरह की कोई बात करता था तो मैं हैरत में आ जाती थी कि यार मैं स्कूल में हूँ, मुझे ये सारी चीजें पता है, इनको नहीं पता। और मतलब अवेयरनेस, वही बात जो आपने की कि अवेयरनेस होनी चाहिए। और कैरियर काउंसलिंग भी एक अपनी जगह पर एक प्रोफेशन है, उसमें भी पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए और उनको चाहिए कि बच्चों को भी अवेयर करें। अगर तो वो लोग अवेयर नहीं है तो कैरियर काउंसलर्स भी मौजूद हैं, मतलब हम गाइडेंस ले सकते हैं। सो सिमिलरली मुझे तो अपने कैरियर के बारे में पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन क्योंकि वो जो हर्डल्स बीच में आ गई मैथ्स की वजह से, जो सिर्फ मैथ्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, उसके बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो गया था ऑब्वियसली कि मीडिया साइंसेस में ज्वाइन नहीं कर सकती, मीडिया फील्ड में ज्वाइन नहीं कर सकती एज ए कैरियर, कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन नहीं कर सकती मैथ्स की वजह से, तो फिर बायो भी नहीं कर सकती थी उस टाइम, तो फिर चलो आर्ट्स ही कर लो। तो उस वक्त एक वही मिसाल थी कि कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ कर रहे हो, वो बेशक आर्ट्स ही सही। और फिर देन अल्लाह ने ऐसी मदद की कि फिर आगे बढ़ गई और एमफिल भी कर लिया, वरना एक टाइम था कि लगता ही नहीं था कि मैं कभी पढ़ सकूंगी आगे इंटर के बाद से। ठीक है। तो अच्छा, आपने बताया कि आप फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मीडिया इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं हो पाई। मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मॉडलिंग नहीं कर पाई या मीडिया इंडस्ट्री में तो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम जहाँ तक आपको रही होगी वो यही रही होगी कि फैमिली, मतलब कि फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बच्चे मॉडलिंग कर रही है, ड्रामा में आ रहे, फिल्मों में आ रहे, मतलब ऐसा ही, मतलब कि प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में डायरेक्शन भी एक चीज है, प्रोड्यूसिंग भी एक चीज है, और भी कई करेक्टर्स मौजूद होते हैं बैक स्टेज। तो मतलब कि आपको मतलब कि देखना चाहिए था। बहरहाल टाइम तो गुजर गया, अब क्या किया जा सकता है। अब नहीं, क्या। इसका आंसर मैं देना चाहूंगी कि मतलब नो डाउट के फील्ड तो बहुत सारी है, जरूरी नहीं है कि आप ऑन कैमरा आके काम करो। सही, एग्जैक्टली वही बात है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, इस तरह तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर घर वालों का माइंडसेट ये हो कि इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, नो मीन्स नो, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती। नो का मतलब नो ही होता है। सही है, आप उसको मजाक में बोल दो वो तब भी नो होगा, आप उसको सीरियस में बोल दो तब भी नो होगा। सो द थिंग इज के मेन इशू ये था कि गर्ल्स के लिए मीडिया की फील्ड अच्छी नहीं है। सो इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, तसव्वुर करना ही नहीं है। और क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि बचपन से जो है ना बिठा दी जाती है दिमाग में, तो समटाइम्स ये होता है कि आप एक फ्लेक्सिबल उस मोड में अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हो कि चलो ठीक है अभी मना करें, लेकिन जब सर पे पड़ेगी, कैरियर स्टार्ट करने का टाइम आएगा तो मैं कन्विंस कर लूंगी। वो चीज नहीं थी मेरे साथ, कन्विंस कर लूंगी वाला सीन था ही नहीं, कन्विंस नहीं होंगे, करना ही नहीं है, ये सीन था। तो वो टाइम ऐसा था जब आई डिसाइडेड कि ठीक है एक चीज नहीं करनी, और पता है कि घर में इस बारे में बात करूंगी सीरियस में मजाक में तो इंसान बोलता रहता है कि मैं ये बन जाऊंगी, मैं वो कर जाऊंगी, लेकिन जब आप सीरियस आके बात करते हो तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि आपको इनकार ही मिल रहा होता है। तो वो जो एक होता है कि नहीं, पापा नहीं मानेंगे, मॉम नहीं मानेंगी, तो वो वाला सीन क्योंकि क्रिएट ही नहीं करना था, कि पता ही है कि नहीं करना, तो फिर बात करने का क्या फायदा, कोशिश किस बात की। ठीक है, तो ठीक। वो था मेरी लाइफ में कि ठीक है, नहीं, मुझे बेहतरी एक चीज का पता है नहीं करना तो नहीं करना है बस। बेहतरी ये है कि पीस ऑफ माइंड बना रहे। अच्छा, आपने बताया कि आप एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हो गई जब आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगा, तो एजुकेशन की फील्ड में आप आ गई। तो ये थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि ये क्या चीज़ है एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन अब साइंस से पढ़े तो वो भी एजुकेशन होगी, मतलब कि नहीं, मैं तो समझ रहा यही हूँ। यही लेकिन पॉइंट है। आप इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि आपकी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस फील्ड में सर्व करते हैं, किस एरिया में जो है ना वो काम करते हैं। आप थोड़ा सा इस बारे में एलैबोरेट करें।
ओके ओके सो ये जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ये वो एजुकेशन नहीं है जैसे हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं तालीम के लिए या किसी भी उस पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं एजुकेशन। ये एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है, बहुत ही इसका स्कोप भी है। और जब मैंने एजुकेशन का सब्जेक्ट लिया था तो मेरे जहन में ये पॉइंट आया था कि क्योंकि माय मॉम जो थी वो लेक्चरर रह चुकी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होकर वो रिटायर हुई इन द ईयर 2020। तो उस वक्त माइंड में ये था कि चलो अब एजुकेशन की तरफ, आर्ट्स की तरफ आ गई हूँ, तो क्यों ना मैं मॉम की तरह ही आगे जाकर लेक्चरशिप के तौर पे अप्लाई कर लूँ एंड देन मैं लेक्चर बन जाऊँ। तो उस टाइम मेरे जहन में ये थॉट आई कि ममा की तरह जो है मैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकती हूँ, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर मैं पढ़ा सकती हूँ। सो उस टाइम जो था वो ये माइंडसेट बन गया, क्योंकि जब आप डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रहे होते हो तो फिर आपका माइंड जो है वो उस तरह मोल्ड हो जाता है। मतलब चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ जाता है। जरूरी नहीं होता वहां पर कि आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन क्योंकि टीचिंग भी मेरा एक तरह से, टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स और ये सारी चीजें मेरी पैशन ही बनती चली गई वक्त के साथ साथ। तो दैट्स द रीजन कि आई डिसाइडेड कि चलो अगर एजुकेशन ले ही लिया है तो टीचिंग प्रोफेशन ही सही। वो टीचिंग चलो मैं बच्चों को तो ना पढ़ाती, बट मतलब एक लेवल होता कि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हो, तो आप जहां पर आप मिस और टीचर बोलते हो लोगों को, वहां आपको लेक्चरर एंड प्रोफेसर के नाम से बुलाया जाएगा। तो एक वो मतलब डिग्निटी भी होती है, एक लेवल होता है कि चलो यार प्रोफेसर बन जाऊंगी, लेक्चरर बन जाऊंगी। तो ये चीज थी मुझे माइंड में कैसा बनना है। तो एजुकेशन इज बेसिकली अ सब्जेक्ट, इट वाज माय मेजर सब्जेक्ट इन मास्टर्स एंड एमफिल। क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हो फिर उसी सब्जेक्ट आपको एमफिल और आगे स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सो मेरे माइंड में भी यही था कि मतलब मास्टर्स एजुकेशन में किया है तो एमफिल भी एजुकेशन में ही करूंगी और आगे मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाऊंगी। बैड लक ये हुई कि पाकिस्तान में जॉब्स तो मेरिट पर मिलती ही नहीं है। वो पता नहीं कौन से ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं विदाउट स्ट्रगल किए या थोड़ी बहुत स्ट्रगल से। मैंने बहुत इस बारे में काफी ना सिर्फ सोचा बट एफर्ट्स भी की, बट मुझे ऐसी कोई जॉब नहीं मिली। जैसा कि मैं अपनी ममा को आइडियलाइज कर रही थी कि मुझे भी ऐसी जॉब मिलनी चाहिए, तो वो मुझे नहीं मिल सकी। अब जब नहीं मिल सकी और बैंकिंग एजुकेशन सेक्टर यानी स्कूल लेवल तक मैंने टीचिंग की, लेकिन वो भी एक तरह से जस्ट एज अ हॉबी के तौर पे कर रही होती थी। तो इन द एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 9 to 5 जॉब्स और इस तरह की जॉब्स मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि 2013 से फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आई डिसाइडेड कि चलो अब इसी को एज अ कैरियर परस्यू कर लेंगे और फिर इसी तरह से ठीक है, डिफरेंट वो भी टाइप का। क्वेश्चंस आएंगे अभी, अभी क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि बाय हुक और ब्रैक हुक आप मैट्रिक आपने विद मैथ क्लियर कर लिया, फिर जब आपने इंटर स्टार्ट किया विद मैथ तो तब आपको हर्डल्स आई, तो उसके बारे में बताएं कि आपने मतलब कि 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, हाँ जी। क्या क्या किया? 1 साल पढ़ के आपने मैंने 1.5 साल पढ़ के एंड देन डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है मैथ्स को। एंड देन फिर आई डिसाइडेड कि नहीं यार छोड़ दो बस पढ़ाई। लिटरली उस टाइम मैं डिसअपॉइंट हुई थी और मैंने ये भी सोचा था कि मैं ड्रॉप आउट कर दूं। आम लोग भी करते हैं ड्रॉप आउट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन देन फिर सडनली मैंने सोचा कि नहीं यार इस तरह ड्रॉप करके बैठ जाना कोई सही सॉल्यूशन नहीं है। तो क्यों ना मुझे मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं ड्रॉप आउट भी ना करूं, मेरी स्टडीज भी कंटिन्यू चलती रहे। तो वो 6 to 8 months का गैप आ गया था ड्रॉप करने की वजह से, क्योंकि जब तक कि जाके मैं फिर आर्ट्स वाले मोड पे आऊं और एग्जाम्स और ये सारी चीजें हो, तो फिर मैंने यानी कंटिन्यू ही रखा उसको और एंड देन आर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। यानी इसका मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया था अपना इंटरमीडिएट इन आर्ट्स? मतलब काइंड ऑफ जीरो तो नहीं कहा जा सकता, बट ये कह सकते हो आपके क्योंकि ये था कि इंटर के उन पेपर्स को मैंने चेंज किया जो कि ऑप्शनल थे। यानी यूं समझ लो आपके कंप्यूटर साइंस के वो सब्जेक्ट्स जो मैथमेटिक्स टाइप के थे उनको ड्रॉप करके मैंने सिर्फ आर्ट्स की फैकल्टी के वो पेपर्स दिए कि मेरी वही डिग्री, वही यानी कि सॉरी इंटरमीडिएट जो है वो मर्ज हो गया उन्हीं सब्जेक्ट्स में। ठीक है, समझ गया समझ गया। तो एक अच्छा तरह से वो था बेनिफिट मुझे मिल गया कि उस, मेरा लॉस नहीं हुआ। उसके टाइम बाद यानी कि जो मेरा एक्सपेक्टेड था वो लॉस नहीं हो सका।
उसके बाद आपने बैचलर इन एजुकेशन साइंस किया, यानी BS एजुकेशन किया बैचलर आपने, बीए है ही आर्ट्स, तो बीए में भी एजुकेशन ही था। यानी आपने वो बैचलर किया, 2 ईयर प्रोग्राम किया हाँ आपने। जी, बिल्कुल ठीक है। बीए किया, देन 2 इयर्स में तो वो मास्टर्स तो किया। किस कहाँ से किया आपने, ये किसी यूनिवर्सिटी से किया, कॉलेज से किया? केयू से ही किया है, कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी। यानी ग्रेजुएशन आपका एंड मास्टर्स बैचलर एंड मास्टर दोनों कराची केयू यूनिवर्सिटी किया। से है, हाँ। और एमफिल भी वहीं से है? नहीं, एमफिल मैंने फिर दूसरी यूनिवर्सिटी से किया, सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल कॉलेज से जब आप कराची यूनिवर्सिटी, एक बिग अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप सबको मिलती हैं, तो वो एक्सपीरियंस बताएं कि एक छोटे कॉलेज से उठ के जब आप यूनिवर्सिटी गए, तो उस वक्त क्या आपके लिए सरप्राइजेस थे, क्या आपको फेस करना पड़ा, क्या आपके लिए मतलब कि बहुत सारी चीजें आपके लिए मतलब कि आप नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल से हटके कुछ चीजें थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली जो सबसे बेस्ट पॉइंट था उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की लाइफ का, वो ये था कि मतलब मैं पढ़ रही थी। मेरे लिए ये बहुत तसल्ली की बात थी कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, इतनी हर्डल्स के बाद, सिर्फ मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की वजह से मुझे जो है वो इतने यानी कि हर्डल्स देखने पड़े इंटरमीडिएट के बाद या इंटरमीडिएट के दौरान। तो उस वक्त ये फीलिंग थी कि मतलब कहाँ तो एक वक्त था जब मेरे लिए स्टडीज को कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया था, और कहाँ तो वो वक्त आ गया है कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ, और कंटिन्यूअसली मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज का एनवायरनमेंट देख रही हूँ, फ्रेंड्स हैं मेरे, या मेरे इतने सारे लोगों के साथ एक तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो डेली बेसिस पर विथ योर टीचर्स, विथ योर फ्रेंड्स। तो वो चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कहाँ तो आप सोचते हो कि ये काम मेरा होगा ही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं सकती, और फिर सडनली आपको लाइफ इस तरह से अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही होती है कि मतलब आप फिर एक सही ट्रैक पर आ जाते हो। तो वो जो राइट ट्रैक था वो मुझे तब फील हुआ कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरी स्टडीज कंटिन्यू हो गई, फाइनली मैं एक लेवल पे आ गई, एंड देन फिर फर्स्ट डिवीजन में पास आउट करना और डिग्रीज लेना, ये मेरे लिए मसला नहीं था, क्योंकि अच्छी स्टूडेंट तो मैं थी ही, लेकिन ये कि मतलब वो जो एक डिफिकल्ट फेज आया इंटर में, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। बट देन जब स्टडीज कंटिन्यू हो गई और एक फाइनल ट्रैक पे आ गई, तो फिर तो सरप्राइजेस की भरमार होती है वैसे भी मेरी लाइफ में, कुछ ना कुछ लाइफ जो है वो सरप्राइजेस मुझे दे ही रही होती है किसी भी तरह से। सही है। तो ये आपने अपना जो कंटेंट राइटिंग की फील्ड है, इसको आपने परस्यू किया 2013 में, और आपका एमफिल क्लियर किस ईयर में हुआ? एमफिल तो मैंने रिसेंटली किया है, लाइक 2 इयर्स अगो, तो 2021 में आई गेस कंप्लीट यानी किया मैंने। 2021 में आपका एमफिल क्लियर हुआ है, तो मास्टर्स बता दें, मतलब कि सॉरी, मास्टर्स कब हुआ था? मास्टर्स मैंने किया था 2013 में। यानी उसके बाद आपने मैंने जॉब्स की। आपने जो कंटेंट राइटिंग की फील्ड को परस्यू किया आपने? नहीं 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 नहीं, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, उस वक्त मैंने लिखने का ये सब स्टार्ट कर लिया था, बट एट दैट टाइम वो मेरा कैरियर नहीं था। In 2013 when I started writing for different newspapers in Urdu, it was just my hobby at that time. उस टाइम वो मेरा कैरियर नहीं था। उस टाइम मैं जस्ट ऐसे ही शौकिया लिखा करती थी उर्दू राइटअप्स फॉर डिफरेंट मैगजीन्स, फॉर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। तो ये था माइंडसेट कि यार चलो मैं लिखने के काबिल तो हो गई हूँ। उस वक्त ये भी नहीं पता था कि मैं एज अ कैरियर इस चीज को परस्यू कर सकूंगी, क्योंकि वो तो जस्ट मेरा एक पैशन था। 2013 में मेरा मास्टर्स एंड हो गया और राइटिंग का जो क्रेज था वो स्टार्ट हो गया। तो राइटिंग तो मैं समझो कि मैं शौकिया एक तरह से हॉबी उसको कर रही थी, लेकिन देन फिर आफ्टर राइटिंग फॉर मोर देन आई गेस 5 to 6 years, मुझे रियलाइज हुआ कि वाह, मैं तो एक अच्छी राइटर भी बन गई हूँ, तो क्यों ना मैं इसको एज अ कैरियर परस्यू करूँ। देन 2018 में मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई थी, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिनमें, बट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि
ऑब्वियसली वो उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे कि ये मेरा कैरियर बन जाएगा आगे जाकर. देन इन 2019 आई स्टार्टेड इट एज अ कैरियर. दैट्स इट. 2019 उस में टाइम आपने से इसको, नहीं 2013 से पहले आपने कोई जॉब की थी? हाँ जी, 2013 से पहले मैं सिर्फ टीचिंग करती थी स्कूल्स में, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई डिड a job in the banking sector, जी, but for 1 year, उस तरफ भी आएंगे. just 1 मुझे, year. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मतलब कि स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कि आपके लिए बहुत फैसिनेटिंग था ये बच्चों को मतलब कि पढ़ाना, उसमें जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना या जो आपको आता है उसको सिखाना, तो वो थोड़ा सा बताएं. स्कूल स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस. स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा. लेकिन बस मुझे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा यंग थी और मतलब एक टीनेज का वो होता है 18 19 20 इयर्स वाली एज, जिसमें मुझे गुस्सा ज्यादा आता था. तो जो गुस्सा ज्यादा आता था वो बच्चों पे निकलता था. तो वो जो बच्चे होते थे वो बेचारे मेरे जुल्म के शिकार हो जाते थे, और, और बस फिर वो पिटते रहते थे मुझसे, और पढ़ाती मैं बहुत, और मैं, मुझे बहुत प्रेज मिला, मुझे बहुत एक्नॉलेजमेंट मिली, बहुत ज्यादा सब तारीफ करते थे. और क्योंकि कोई मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, सो हर कोई मुझे कहता था प्रिया. सो हर कोई कहता प्रिया, यार आप बहुत अच्छी टीचर हो. हर कोई बहुत तारीफ करता था. मैं अच्छी टीचर तो हो लेकिन मारती बहुत हो बच्चों को. तो मैं बोलती थी यार मतलब क्या करूं, मुझे गुस्सा आता है, बस पिट जाते हैं, मैं क्या करूं. अच्छा उस टाइम इतना ज्यादा वो नहीं था. आजकल तो खैर अलाउ नहीं है, अगर टीचर मारे तो टीचर को ही मार देंगे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स. तब क्योंकि शायद ऐसा दौर नहीं था कि इतना ज्यादा वो, बस बच्चे बेचारे पिटते रहते थे, पढ़ते रहते थे, अच्छे अच्छे रिजल्ट लाते रहते थे. और कभी कभार आके बोलते थे मिस प्रिया, आपका हाथ बहुत भारी है, आप मारती बहुत है, आप पढ़ाती बहुत अच्छा है लेकिन आपका हाथ बहुत भारी है. तो वो जो सीन था कि यार नहीं, ये प्रोफेशन मुझे छोड़ना है, क्योंकि उनको कुट लगाना तो मैं छोड़ नहीं सकती. चलो मैं टीचिंग छोड़ देती हूँ, कम से कम बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा मुझसे. अच्छा, तो ठीक है. सबका एक्सपीरियंस हर चीज में अच्छा नहीं रहता. तो तो उसके बाद आपने एक बैंक में जॉब स्टार्ट की, आई थिंक सो. क्या तो मतलब कि एजुकेशन एजुकेशन आपकी थी, एजुकेशन में, एजुकेशन की फील्ड में, और जॉब थी आपकी बैंक में. तो वो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या आपने सोचा कि आप क्या करेंगे बैंक में, और क्या मतलब कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ओके शेयर करें. ओके क्योंकि एजुकेशन, तो देखें टीचिंग का मुझे बचपन से शौक था. जब मैं बचपन में गेम्स खेलती थी तो बच्चे जो है वो गलियों में खेलते हैं, बच्चे अजीब अजीब गेम्स खेलते हैं जिनको वो एंजॉय करते हैं. लेकिन मेरा बचपन ऐसे गुजरा कि मैंने ज्यादातर गुड्डे गुड़िया का खेल खेला होगा. टीचिंग खेलती रहती थी आपस में, मैं खुद ही टीचर बन जाती थी और इमेजिनरी किड्स को जो है ना मैं पढ़ा रही होती थी. सो टीचिंग का मुझे मतलब इंटरेस्ट था कि मैं टीचर बनूं. सो मैं टीचर बनी और मैंने अपने शौक को पूरा किया, बच्चों को मारा भी, पढ़ाया भी. लेकिन देन फिर कुछ इंटर्नशिप्स और कुछ छोटी मोटी जॉब्स करने के बाद फाइनली एक बैंक में मुझे जॉब मिल गई. और क्योंकि मैं इंटरेस्टेड तो नहीं थी वो जॉब करने के लिए, क्योंकि बैंकिंग एक बिल्कुल ही अलग सेक्टर और अलग फील्ड थी जो कि मेरे बस की बात थी नहीं. लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई लक के वहां पे मैं सेट हो जाऊं और किसी तरह बैंकिंग में ही मेरा कैरियर स्टार्ट हो जाए. और मैंने ये भी खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ सबको नहीं मिलता. सो जब ये बात मुझे समझ आ गई तो आई थॉट कि चलो बैंकिंग की फील्ड को कंटिन्यू किया जाए, किस्मत आजमानी चाहिए. क्योंकि जैसा कि सब कुछ सबको नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि चलो सही है, एजुकेशन मैं टीचिंग में भी सेट नहीं हो रही हूँ, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है प्राइवेट स्कूल्स में, सैलरीज कम है और इस तरह की अजीब वो गरीब बातें. तो आई थॉट कि चलो बैंकिंग का तो माहौल इतना डिसेंट होता है, क्यों ना वहां पे ट्राई किया जाए. लकीली जॉब मिल गई, 1 साल जॉब की, और शुरू के 6 महीने में मैं जॉब छोड़ने जैसी हो गई थी. दिल चाहता था कि या तो जॉब छोड़ दूं, या फिर दिल दुआएं करती थी कि कोई मुझे निकाल दे जॉब से. छोड़ नहीं सकती, भला निकाल ही दे मुझे यार कहीं से, तो मुझे इससे जान छुड़ाओ बैंकिंग से.
क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और मतलब मेरी फील्ड भी नहीं थी, मुझे तो उसमें कुछ भी पता ही नहीं था। उसमें आई भी वाज मैथ था। जीरो। उसमें भी मैथ्स था। अच्छा, कस्टमर्स आते थे कि जी ये जरा अकाउंट बैलेंस तो चेक करके बता दें, तो दुआएं करती थी कि या अल्लाह कोई बड़ी सी अमाउंट ना हो इसके अकाउंट में, वरना तो मुझे पढ़ने भी नहीं आएगी, कैसे इतने जीरोस का हिसाब में कैसे दूंगी किसी को। सो एक बार एक कस्टमर आए, अंकल से थे बेचारे, उन्होंने कहा बेटा ये अकाउंट बैलेंस चेक कर दो। मैंने उनका एनआईसी लिया, नंबर चेक किया, अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा पैसा था उनके अकाउंट में, और काफी लैक्स थे, मतलब इतने लैक्स थे कि मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इनको बताना भी है, अब कैसे बताऊं। मैंने ना एक पेपर की चिट पे वो अकाउंट बैलेंस लिखा और उनको दे दिया। मैंने कहा सर ये आपका अकाउंट बैलेंस इतना है। तो उन्होंने वो चिट ली और कहा कि बेटा वो मैं इलिटरेट हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। ओ गॉड, मैंने कहा या अल्लाह, मतलब ये तो भाई पढ़ ही नहीं सकते, अब मैं इनको कैसे बताऊं। लेकिन नहीं, इसको बैलेंस बताना है। एंड देन फिर दूसरी ट्रिक चली। मैंने कहा सर वो 10 लाख से अबव ही है। तो वो बंदा जो है वो खुश हो गया कि 10 लाख से ऊपर है मेरे अकाउंट में। तो 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट थी वो इतनी थी कि मतलब मुझे वाकई पढ़ने नहीं आ रही थी उस टाइम, कि इतने सारे जीरोस, मतलब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, क्या बोलूं। तो मैंने सिर्फ एक राउंड फिगर उनको बता दी, 10 लैक्स। मैंने कहा सर 10 से तो ऊपर ही है, खुश होके जाए। वो बंदा बेचारा खुश होके चला गया। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलने वाली, ये तो मुझे मैथ्स में मतलब निचोड़ के रख देंगे। हर आए दिन कोई ना कोई रिच लैंडलॉर्ड आके अकाउंट नंबर पूछे, बैलेंस पूछे, तो मैं मुझ जैसी इनोसेंट सी बंदी का क्या होगा। तो आई डिसाइडेड कि नहीं यार ये जॉब तो छोड़नी है मुझे। और जो का पार्ट वैसे ये इश्यूज तो चलो कभी कभार चलते रहते थे और इनको मैं एज अ फन ले रही होती थी। लेकिन असल बात ये थी कि एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं था बैंकिंग का ना, बहुत ज्यादा मुझे अजीब सा लगता था। तो आई थॉट कि नहीं इसको छोड़ना है। देन मैंने परमानेंट जॉब छोड़ दी। ठीक है। और है भी और ये देन फिर सिंध का बड़ा बैंक, सिंध बैंक था। ये सिंध बैंक था जिनका माहौल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो आई थॉट कि नहीं, छोड़नी चाहिए जॉब। ऐसा माहौल में ऐसा क्या पसंद नहीं था? एक्चुअली वो बात है तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल कुछ बता दूं कि मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं थी, या शायद मुझ जैसी लड़कियां वहां पे नहीं चल सके। ठीक है। सो आई ठीक है। डिसाइडेड कि चलो ये ठीक है। एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, मुझे छोड़ना है। बहुत सारे जो है ना जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हर बंदा सरवाइव नहीं। इवन आप तो एक फीमेल हैं। कई जगह पर लड़के ऐसे होते हैं, ऐसी फैमिली से होते हैं, वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। वो एक दिन दो दिन देखते हैं, फिर लास्ट पे वो जो है छोड़ देते हैं। इवन मेरे साथ भी एक इंसिडेंस था। मैं एक जगह पर 2 ईयर प्रोग्राम के लिए गया था। जब मुझे याद पड़ता है, वो एक्सरे की जो है ना स्टडी थी। यानी हॉस्पिटल में जो एक्सरेज करते हैं ना, वो स्टडी वाली स्टडी थी। तो वो जो टीचर थे ना, बहुत बुजुर्ग थे। तो वो अब्यूज बहुत करते थे। तो मैंने जो है ना मौका देखा और मैंने उसको जो है ना कोर्स को छोड़ दिया। तो ये वजह थी, बनी थी मेरे साथ। अच्छा, पर हाँ, जरा मुझे ये बताएं कि आप एक जगह एचआर ऑफिसर भी रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर। ये क्या था, ये मतलब कि ये आप इसमें वो इसमें एक क्या स्कूल काम में था? वो भी ये था कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग काम था। और देखें कि कितनी डाइवर्सिटी है मेरे प्रोफेशंस में, कि कहाँ तो टीचिंग और फिर कहाँ बैंकिंग एंड देन फिर एचआर। तो वो एक स्कूल था जहाँ पर उनको एचआर की जरूरत थी एंड आई अप्लाइड देयर एंड आई गॉट सिलेक्टेड। और वहां पर भी मैंने 6 मंथ्स जॉब की, 6 मंथ्स टू आई गेस 1 ईयर जॉब की थी वहां पे मैंने। एंड देन आई लेफ्ट इट बिकॉज मुझे सबसे जो इन तमाम जॉब्स में जो सबसे कॉमन पॉइंट था जो मुझे बुरा लगता था, वो पॉलिटिक्स था। मुझसे हाँ। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, मुझसे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसा नहीं था कि मैं सबसे लड़ती थी, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं चुप रहती थी। मैं चुप नहीं रहती थी। जो बात गलत थी वो गलत थी। प्रिंसिपल गलत होंगी तो मैं उनको बोलूंगी, टीचर गलत होंगी मैं बोलूंगी, बैंक में कोई गलत होगा मैं बोलूंगी, मेल गलत है मैं बोलूंगी, मैं डरूंगी नहीं मेरा वो जो एक डॉन वाली फीलिंग होती है वो होती थी कि जो बात गलत है वो गलत है, और हम्म। क्योंकि मैं सही हूँ, मैं राइट पर हूँ, तो मुझे बोलना है।
एटलीस्ट किसी थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन सामने वाले तक वो बात कन्वे हो जानी चाहिए कि ये जो एक्ट हो रहा है वो रॉन्ग है। तो द पॉइंट इज के पॉलिटिक्स और मतलब किसी के साथ गलत होना ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। और स्पेशली जो ये पाकिस्तान में या इस सोसाइटी में जो एक ट्रेंड रहा है ना कि लोग जो है वो आउटसाइडर्स होते हैं, आपके कुलीग्स होते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो चीज मुझे पसंद नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे जज करें, मैं किसी से बात करूं तो लोग मुझे जज करें, मैं किसी से कोई बात शेयर करूं या ना करूं, वो मेरा हेडेक है। लेकिन अगर कोई वहां ऐसा शख्स है या ऐसी फीमेल है कोई जो मुझे पहले से जानती है, मेरे बारे में कुछ भी व्हाटएवर, तो वो मुझसे क्वेश्चन करें। मैं सोचती थी कि लोगों को अगर मेरे बारे में कुछ भी पता है तो उनको ये राइट नहीं है कि वो मुझसे आके पूछें। वो मुझसे क्यों पूछेंगे? वो मेरी पर्सनल लाइफ या मेरी लाइफ का कोई भी मैटर किसी वर्क प्लेस पे आके मुझसे क्यों डिस्कस करना चाहेंगे? और क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर सुनेंगे भी, क्योंकि मैं तो चुप नहीं रहती। लेकिन तो वो जो अगर कोई किसी को आपसे कोई मतलब कि कोई ऐसी बात है, जैसे जैसे अगर कोई सोचता है कि आपने उसके साथ बुरा किया, वो आपसे कहने के बजाय दूसरों से कहेगा, तो ये भी तो गलत बात है ना। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपसे आके पहले आके क्लियर कर ले। नहीं, वो तो पॉइंट ही अलग है। वो वो जो पॉइंट आप अलग है। पॉइंट कह रहे हो वो तो एक अलग बात है कि मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया हो तो ऑब्वियसली वो मुझे आके बोलेगा, ठीक है, और उसका फिर राइट है कि वो मुझसे आके क्लियर करे, ना कि जाके किसी थर्ड पर्सन से बोले कि इस बंदी ने गलत किया है। बट द थिंग इज कि आपकी पर्सनल लाइफ में जब वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग इंटरफेयर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये चीज मुझे बुरी लगती थी। अच्छा। बिकॉज एट दैट टाइम मैं ये सोचती थी कि ये लोग इतना फ्री क्यों हो रहे हैं मुझसे, ये लोग क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? बेशक कोई मुझे जानता हो या इत्तेफाक से कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता, आप सेम वर्क प्लेस पे ऐसे इंसान से टकराते हो जो कि कभी आपका नेबर रह चुका हो, कभी आपका स्कूल फ्रेंड रह चुका होगा, कभी आपकी किसी दूसरी जगह पर जॉब की होगी, और सडनली वो आपसे पूछे कि यार तुम्हारी लाइफ में ये हुआ, तो वो चीज जो है वो अनबेरेबल होती है मेरे लिए कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे या कोई इवन इस तरह के सवाल करे। बिकॉज मैं जाके किसी से नहीं पूछती कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं जाके किसी से ये नहीं कहती कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। तो जब मैं नहीं पूछती तो सामने वाले को राइट है ही नहीं, तो सामने वाले को तो मैं राइट दे ही नहीं रही कि वो मुझसे ऐसे सवाल करे। ठीक है। अच्छा। तो वो जो वर्क प्लेसेस मैंने जो ऑब्जर्व किया कि मेरी 9 to 5 की ये जो तमाम जॉब्स थी वो अजीब ही रही। मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ऐसे लोगों के साथ चल नहीं सकती। तो देन फिर आई थॉट कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो और पीस ऑफ माइंड हो। पीस ऑफ माइंड मुझे मिला वर्क फ्रॉम होम वाले काम में, कि आप फ्रीलांसर बन गए पहले और देन फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा एचआर डिपार्टमेंट हमने सुना तो बहुत जगह है, फेमस, एक अच्छी फील्ड है, फेमस फील्ड है। इसमें काम क्या होता है ये एचआर? व्हाट इज एचआर? देखिए, एचआर में तो अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो काम डिफरेंट ही होता है। ड्राफ्टिंग होती है, बेसिकली आप रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हो। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल के एचआर में जॉब करती थी तो मेरा काम कंप्लीटली डिफरेंट होता था, जिसमें मुझे हर टास्क को देखना पड़ता था। यानी आप यूं समझ लो, एडमिशंस, मीटिंग्स, इंटरव्यूज अरेंज करना, टेस्ट लेना, फाइलिंग करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, यानी ईच एंड एवरीथिंग। मुझे अकाउंट्स तक इन्होंने मुझे एंड में दे दिए थे संभालने के लिए। अगेन मैथ्स, अगेन सैलरीज बनाओ और ये सब करो। तो समहाउ मेरा माइंड जो है वो, जितना मैं मैथ्स से भागती थी उतना ही मुझे मैथ्स करना पड़ता था। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे ये जॉब छोड़नी है। लेकिन क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय मास्टर, सॉरी, आई वाज डूइंग एमफिल इन एजुकेशन, तो मुझे थीसिस के लिए और इन सब चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना था कि या तो मैं जॉब कर लूँ या तो मैं अपनी स्टडीज पे फोकस कर लूँ। सो देन आई लेफ्ट माय जॉब कि चलो अगर मुझे पहले अगर एमफिल पर फोकस करके पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँ एंड देन फिर मैं अपने कैरियर के बारे में सोचूं। अगर किसी को एम्प्लॉय करना मतलब कि रखना होता था, तो ये भी एचआर के डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है कि यानी एम्प्लॉयमेंट के अगर भर्ती अगर आप जुबान में कह रहे हैं तो ये भी एचआर में ही आता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है।
जब किसी को अपॉइंट किया जाता है तो ये एचआर की जिम्मेदारी होती है कि वो हायरिंग करे और हायरिंग से रिलेटेड तमाम प्रोसेस को डील करे। सो एट ठीक है। दैट टाइम इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी कि टीचर्स को हायर करना है, टीचर्स के डेमोज लेने हैं और उनको सेलेक्ट करना है। सो हर चीज मुझे वहां पे देखनी पड़ रही होती थी। ठीक है। अच्छा, तो एचआर डिपार्टमेंट में आपने जब जॉब डिजाइन किया उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, या फ्रीलांसिंग पहले से ही चल रही थी? नहीं नहीं, एक्चुअली एज आई टोल्ड यू के 2013 से मैंने राइटिंग जर्नी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन उस टाइम वो एज अ हॉबी था सब कुछ। तो जब मैंने एचआर की जॉब को छोड़ा तो उसके बाद मुझे अपने एमफिल पे फोकस करना था। तो काफी साल ऐसे गुजर गए, आई गेस 2 या 2.5 इयर्स बीच में ऐसे गुजरे एचआर की जॉब छोड़ने के बाद कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं कोई काम नहीं कर रही होती थी, लेकिन मेरा फुली फोकस अपनी स्टडीज के ऊपर होता था कि मैं अपना थीसिस करूं और एमफिल को यानी कि कंप्लीट कर लूं। तो इस तरह से वो कुछ साल गुजरे, लेकिन क्योंकि राइटिंग से मेरा ताल्लुक 2013 से रहा है तो इसीलिए वो यानी एज अ हॉबी चल रहा होता था साथ साथ। इसी तरह 2018 में जो है वो मैं डिजिटल वर्ल्ड में यानी थोड़ा एक्टिव हो गई, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी ग्रुप्स में या ये जो कम्युनिटीज होती हैं या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरह से उर्दू से इंग्लिश पे आ जाना और देन फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता से मतलब मूव करना चलता रहा। देन 2019 से मैंने एज अ फ्रीलांसर जर्नी स्टार्ट कर ली कि 2019 से जो है वो मुझे एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पे काम करना पड़ा, और वो भी एक इत्तेफाक था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग जो फ्रीलांसिंग में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि घर पे बैठ के काम करना है तो इट मीन्स ये तो बस रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी सपोर्ट, और टू बी ऑनेस्ट उस वक्त इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं इस चीज की कि फ्रीलांसिंग है क्या या किस तरह से स्टार्ट लेना है। एटलीस्ट अब वो टाइम है कि कोई गाइड करने वाला है, हम खुद हैं एक गाइड के तौर पे अपने बिगनर्स को गाइड करने के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे लिए कोई भी नहीं था और ना ही मुझे इतनी अवेयरनेस थी कि मुझे पता हो कि मुझे किसके यूट्यूब को देखना है, किसके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है या कोई मेंटोर हो ऐसा। तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की थी 1000 रुपीज से, और 1000 रुपीज जो थे वो कमाल कर गए मेरे लिए, इसलिए कि उस टाइम जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरी सक्सेस स्टोरीज क्योंकि काफी जगह पर पब्लिश हुई है जिसमें मैंने स्पेशली अपनी लाइफ के इस एस्पेक्ट पे भी रोशनी डाली है और शेयर किया है कि एक वक्त था जब ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद भी मुझ में वो राइटिंग वाले जर्म्स नहीं थे, वो स्किल्स नहीं थी मुझमें कि मैं मतलब लिख सकूं इवन इंग्लिश में या उर्दू में। तो मैंने बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हुए उर्दू में लिखा फॉर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज अ हॉबी, एंड देन फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आई 2018 में, तो वो भी एज अ हॉबी लिखती थी और पता होता था कि मुझे कोई इससे पैसे नहीं मिलने वाले, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन एज अ हॉबी है। तो देन उर्दू से इंग्लिश पे आना और इस तरह से स्ट्रगल करते हुए स्टेप वाइज में आगे बढ़ी। एंड थ्रू आउट द जर्नी मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं था, कोई ऐसा मेंटोर नहीं था, कोई गाइड नहीं था। इनफैक्ट के मेरे घर में मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी मॉम ऑल आर एजुकेटेड एंड वेल ऑफ, यानी बन चुके हैं अपनी मेहनत से, एक अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और अच्छा सबका जो ताल्लुक रहा है वो एजुकेशन और अदब और लिटरेचर लिखना, मतलब राइटिंग से रिलेटेड ज्यादा रहा है सबका, इवन मेरे भाई भी एंड पापा भी। तो वो इंस्पिरेशन तो थे मेरे लिए और इंस्पिरेशन रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरे पास गाइडेंस नहीं थी ज्यादा से ज्यादा। कभी आप किसी जगह स्टडीज में भी जब एक स्टूडेंट जब फंसता है घर में किसी बड़े से ही हेल्प लेता है कि पापा ये समझा दें, भाई ये समझा दो, इस तरह की हेल्प ले लिया करती थी। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को भी वो अवेयरनेस नहीं थी, उनका काम एक अलग लेवल पे जा रहा था। एंड मैं क्योंकि बिल्कुल ही बिगनर थी जो उर्दू में समझो कि आप स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सोचे 2013 से 18 तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। मैं सोचती हूँ कि इतना पेशेंस मुझ में कैसे आ गया था। अगर आजकल के लोग इतने साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें तो वो शायद बचेंगे ही नहीं कि वो आगे कैरियर स्टार्ट कर सके, बिकॉज इतने सालों फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना और सैंपल्स पे सैंपल्स बनाते रहना, इससे ये बहुत एक बर्दाश्त और हिम्मत वाला काम है मेरे नजदीक। और उसके ठीक है। बाद जब 2019 से स्टार्ट किया तो फिर कैरियर की तरफ आ गई मैं। ठीक है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग तो आपने बताया कि आप पहले से ये आपके
नेचुरली आपके अंदर थी, मतलब आपने किसी से नहीं सीखा। लेकिन फ्रीलांसिंग की तरफ जब आप आई तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में किससे आपने, मतलब कि आपने बताया उस वक्त कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई गाइड नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं किसी ना किसी तो आपने फ्रीलांसिंग का वर्ड सुना होगा, किसी ने आपको बताया होगा ये वेबसाइट्स हैं, ये फ्रीलांसिंग के तरीकाकार है। तो किस तरह आपने ये सारा कुछ सीखा? असल में देखें, क्योंकि लिखने से ताल्लुक रहा, तो लिखने का तो पता ही था कि लिखना है और इस तरह से लिखना है। इंग्लिश में भी लिखने लगी तो वो भी एक आइडिया हो गया कि किस तरह के राइटअप्स को पढ़ा जाता है और ये सब। तो जस्ट एक अवेयरनेस आती गई, बट स्टिल मेरे पीछे कोई बैक नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे कोई मेंटोर नहीं था, कोई किसी ने मुझे ये सजेस्ट नहीं किया कि फला वेबसाइट को विजिट करो या फला मेंटोर को देखो, उनको फॉलो करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम। हेलो। जी जी। तो देन फिर ये होता रहा कि जैसे जैसे ग्रेजुअली मैं लिखती गई और मुझे खुद से एक वो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बूस्ट हो गया मेरा, कि जब मैं अपनी स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकती हूँ 1000 रुपीज एक पहले टास्क से, तो फिर मैं आगे इसको क्यों नहीं एज अ कैरियर परस्यू कर सकती। सो ये वो एक पॉइंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि अगर तो मैं एक 1000 का छोटा सा टास्क था इंग्लिश ट्रांसलेशन का, जिसमें उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे करनी थी, एंड देन वही 1000 रुपीज मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गए। एंड तभी से मुझे ये फील हुआ कि नहीं, जब मैं थोड़ा सा काम करके लाइक एक दो पैराग्राफ्स की कोई ट्रांसलेशन देनी थी, वो करके जब मैंने सोचा मैं 1000 रुपीज अर्न कर सकती हूँ, तो देन डेफिनेटली अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रगल करूँ तो मैं और ज्यादा अर्न कर सकती हूँ। जहां तक रही गाइडेंस की कि किस तरह से, तो बस यही एक पॉइंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं खुद से, क्योंकि सेल्फ लर्नर मैं हमेशा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं खुद समझूंगी और पढ़ूंगी सीखूंगी, वो मुझे कोई सामने वाला बैठकर नहीं बता सकता। क्योंकि जब तक आप खुद ओन नहीं कर लेती हो, लॉस्ट नहीं हो जाते किसी चीज में, किसी चीज के पीछे एज अ पैशनेट यानी लर्नर नहीं बन जाते हो, तब तक आप कोई भी चीज सीख नहीं सकते हो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई लैंग्वेज हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। दैट्स आप व्हाट आई बिलीव के मैंने अपनी सेल्फ लर्निंग के पावर को यूज करते हुए खुद से सब कुछ सीखा। गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ती थी, पिंटरेस्ट पे आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं, और इस तरह यूट्यूब पे। देन ग्रेजुअली ये सारी चीजें तो बहुत बाद में मैंने की है, लेकिन देन मैंने सिर्फ ये किया कि फेसबुक के ग्रुप्स में एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया था। फेसबुक के ग्रुप्स में एंड फेसबुक के जो फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स हैं उनमें मैं एक्टिव रहती थी, वहां से मुझे टास्क मिलते थे। एंड थैंक गॉड कि मुझे कोई फ्रॉड बंदा या बंदी नहीं टकराए, कोई ऐसे क्लाइंट्स मतलब जो थे वो फ्रॉड नहीं मिले मुझे इतने सालों में, कि मुझे ये डर लगे कि मैं न्यू हूँ तो मुझे कोई फ्रॉड कर सकता है, कोई चीट कर सकता है मुझे। तो ये चीज मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। और दैट्स द रीजन कि मुझे एक मोटिवेशन मिलती गई। और क्योंकि मैं टेक से भी बंदी नहीं हूँ, तो अपवर्क एंड फ्रीलांसर्स टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर या इस तरह के, अब तो हजारों प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो इस तरह की सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं कि अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और देन आप उस पर अपना पोर्टफोलियो बनाकर और स्टार्ट कर रहे हो काम। इन चीजों पर मैंने आज तक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। स्टिल मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो फेसबुक ग्रुप से होते हैं, या फिर मेरी अब अपनी जनरेट हो गई है ऑडियंस, तो वो भी हेल्पफुल है काफी। एंड देन लिंक्डइन से भी मेरे क्लाइंट्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप इसको ट्रेनिंग भी दे रही हैं, आपने अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है, तो वो किस प्लेटफॉर्म पर दे रही हैं? आपके स्टूडेंट्स, आपके जो ऑडियंस है, वो किसका कैसे आपको अप्रोच कर सकती है, आपकी वीडियोस को देख सकती है? मैंने एक्चुअली स्टार्ट लिया जिपी राइटर्स का। जिपी राइटर्स का स्टार्ट मैंने लिया था 2020 में। मैंने ये वेबसाइट बनवाई एक वेबसाइट की सूरत में। उस वक्त तो वो एक जस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जैसे आपने आमतौर पे ब्लॉग्स देखे हैं जिसपे लोग अपने एज अ हॉबी यानी जो लिखते हैं लोग या राइटर्स, वो अपने प्लेटफॉर्म पे यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने राइटअप्स को पब्लिश करवाते हैं। तो उस वक्त तो वो एक सिंपल प्लेटफॉर्म था जिसमें सिर्फ लोग आकर लिख सकते थे। देन ग्रेजुअली उसको मैंने एक रजिस्टर्ड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिपी राइटर्स, जिसके बिहाफ पे फिर मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ मुझे, आप यूं समझ लो कि यूं कहा जा सकता है कि हॉबी होने की वजह से मुझे उस पे
कमांड थी कि मैं उस पे लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लोगों को समझा सकती हूँ। हाँ जी, एसईओ एक ऐसी चीज थी जो मेरे लिए बहुत न्यू थी। तो मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप मेरे साथ काम करें, और वो मुझे अच्छी सैलरी पे हायर कर चुके थे, लेकिन मसला ये था कि लिखना आता था बट एसईओ का पता नहीं था। एसईओ क्या होता है और एसईओ ऑन पेज क्या होता है, किस तरह से करना है, ये कुछ पता नहीं था। तो वो एक ऐसे क्लाइंट थे, या मेरे लिए तो एक एंजल ही थे, जिन्होंने मुझे विदाउट इस स्किल के अपॉइंट भी किया, अच्छी सैलरी पर अपॉइंट किया और सिखाया भी, और फिर अपनी ही 4-5 वेबसाइट्स दे दी मैनेज करने के लिए। तो इस तरह वो जो एक प्रैक्टिस थी एसईओ ऑन पेज की, कि मैं अर्न भी कर रही थी, मैं लर्न भी कर रही थी, और मेरी प्रैक्टिस भी हो रही थी, यानी डेली बेसिस पर मैं जो भी काम कर रही होती थी वो फिंगर टिप्स पे हो गया सारा काम। और इस तरह से मैं इस फील्ड में इन भी हो गई। एंड देन फिर ट्रेनिंग्स, क्योंकि फिर बाद में एहसास हुआ कि यार अब तो मुझे हर चीज आ गई है, अब मैं ये सारी चीजें सिखा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूं, उनको ये स्किल्स सिखाकर। वो फीमेल्स जो एजुकेटेड हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं और अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम घर पे बैठ के किस तरह से अर्न करें। तो ये जो एक पॉइंट था, और क्योंकि मैं फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ मुसलसल मेरे दिमाग में ये थॉट्स चल रही होती थी किस तरह से फीमेल्स को एम्पावर किया जाए, ऐसे कौन से वेज होने चाहिए जिससे मैं फीमेल्स को हेल्प कर सकती हूँ। तो एक यही पर्पस था माइंड में, जिसको मैंने गोल बनाकर और डिसाइड किया कि अब जिपी राइटर्स जो है वो सिंपल वेबसाइट नहीं रहेगी, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बनेगा, और एक रजिस्टर्ड कंपनी भी। फिर मैंने इसको 2021 में देन SCCPR के साथ रजिस्टर्ड भी करवा लिया, तो एक बैक भी बन गई मेरी। और इस तरह उसी के बिहाफ पे फिर मैं डिफरेंट सर्विसेज जिनमें ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं और तमाम चीजें, तमाम कोर्सेज करवा रही हूँ, कॉपी अच्छा, राइटिंग एंड सब चीजें। आप जीपी राइटर्स को ऑन करती हैं? हाँ जी, आप इसकी ऑनर है? जी बिल्कुल। तो आई एम ये मैंने फाउंडर ऑफ दिस अपने मोबाइल पर खोल ली है जीपी राइटर्स। तो प्लेटफॉर्म। इसमें इसमें तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हाँ उर्दू जी, इन पेज कंपोजिंग, बिल्डिंग हाँ, डिमांडिंग ई पोर्टफोलियोज। तो ये इसकी क्या सारी फीस है? चीजें फिर हैं। कोर्सेज भी आप सेल कर रही हैं? देखिए, कोर्सेज सेल कर रही हूँ, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। जो अब डिपेंड करता है कि कोई आपसे ऑनलाइन देगा लाइव सेशंस, या फिर कोई आपसे कहेगा कि जी हमें रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दें। इस तरह से एक वक्त था जब मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू इनिशियली ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट की थी, क्योंकि हर कोई जो है वो फिजिबल होता था कि हमें रिकॉर्डेड लेसन प्रोवाइड कर दिए जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता गूगल क्लासरूम की तरफ आ गए, फिर गूगल मीट एंड जूम की तरफ आ गए। तो ये ग्रेजुअली ये सारा कुछ चलता रहा कि किस तरह से ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे मैं फैसिलिटेट कर सकती हूँ फीमेल्स को, कि अगर तो कोई लाइव नहीं आ सकता जूम पर, स्पेसिफिक टाइमिंग्स आप लोग नहीं निकाल सकते हो अपने लिए, तो चलो आपको मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूं, देन वो उससे लर्निंग करती रहेंगी, लेकिन कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ करेगी कि जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कोई इश्यूज हैं या असाइनमेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, बाकायदा क्विज टेस्ट लिए जाते हैं, और सारी चीजें मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में चल रही होती हैं तब से ही, यानी 2020 से। एंड देन आप इसके साथ साथ फिर ये डिफरेंट सर्विसेज भी हैं जो मैं ऑफर कर रही हूँ। अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी आप कुछ सिखा रही हैं, या वो अभी आपकी वो नीच नहीं है? नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने वाला अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा जो डोमेन है मैं वही सिखा रही हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग सिखा रही हूँ, या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड उसमें है कोर्सेज, और यानी वो चीजें हैं। बाकी जो होंगे उसके लिए तो स्पेसिफिक फिर सब्जेक्ट वाइज ट्रेनर्स ही हायर करने होते हैं, जो ठीक है। सिखा सकते हैं ये सारी चीजें, अच्छा, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग ही सिखाएगा। इस पे अब आप जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके खुद के बनाए हुए हैं? हाँ ऐसा ही जी, है? हाँ जी, इसलिए क्योंकि मैं हूँ ही एजुकेशन की बंदी, और करिकुलम डेवलपमेंट और कोर्स आउटलाइंस और रिसर्च, हर कुछ ये मेरा पार्ट रहा है, मेरे सब्जेक्ट तो का, मेरी स्टडीज तो का। कितने कितने स्टूडेंट्स आप एक बैच में आपको ज्वाइन करते हैं? देखें, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एडमिशंस के ऊपर। अब जैसे एक वक्त था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एसईओ कंटेंट राइटिंग कोर्स वो वाहिद कोर्स था। उस टाइम सिर्फ एक ही कोर्स था जो मैंने स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, बिल्कुल। तो उस टाइम ज्यादा जो एडमिशंस होते थे वो उसी में आते थे। तो डिपेंड करता था 8 to 12 to 15 ये रेंज होती थी, यानी यानी अगर ढाई पर सौ पर बैच में, 250 हर बैच में। स्टूडेंट्स हर बैच में होते थे, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं
250 स्टूडेंट्स 250 ईच नहीं, बैच। नहीं 250 नहीं, 8 to 12, 8 से ठीक है 10 या 12 या 15 डिपेंड करता था कि नंबर ऑफ एडमिशंस कितने आ रहे हैं आपके पास। हर मंथ के बैच में इतने बनते थे। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स जब मैंने देखा कि एसईओ जो है वो अच्छा रिस्पांस दे रहा है मुझे कोर्स, और मुझे अच्छे एडमिशंस मिल रहे हैं और अच्छे चार्जेस पे मेरा कोर्स जो है वो सेल हो रहा है, तो देन फिर मैंने स्टार्ट किया कॉपी राइटिंग का, फ्रीलांसिंग का, एंड इस तरह फिर ग्रेजुअली मैंने मूव किया है। ठीक है। एंड अच्छा, देन फिर कोर्सेज में एडमिशंस जो थे वो डिवाइड हो गए। ये लास्ट पर एक खातून है, उनका एक कोट मुझे नजर आया, अमेजिंग डिजाइन। तो ये फीडबैक है आपके क्लाइंट की तरफ से या आपके स्टूडेंट की तरफ से? हाँ जी, यहाँ पर कुछ आपको रिव्यूज मिलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट, यानी कुछ ने कोर्सेज पे दिया है, तो कुछ किसी ने सोशल मीडिया सर्विसेज पे रिव्यूज दिए हैं, और किसी ने यानी जो डिफरेंट सर्विसेज अवेल करेंगे उस पर वो लोग रिव्यूज दे रहे होते हैं, एंड देन मैं अपलोड कर रही होती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका फर्स्ट कोर्स है, हाउ टू बिकम अ हाईली पेड फ्रीलांसर। तो इसको मैं ऐड टू कार्ट करता फ्रीलांस, हूँ, तो इस लेट्स सपोज इसकी वर्किंग चेक करते हैं। तो ओके ये श्योर। किस तरह वर्क करता है। तो ये ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने। तो इसके बाद क्या यहाँ किया पर जाए? आई गेस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और देन फिर आप उसको कुछ कनेक्ट करोगे, गेट अ कोड समथिंग कुछ। हम्म, चले चले, इसको बाद में मैं खुद ही देख लूंगा। अच्छा, तो ये आपने मतलब कि सारा आपने बता दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, थोड़ा उसके मतलब कि हमारे हमारे जो बात चल रही है उसके उसके बारे में नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि आपको किसी ने मतलब कि इतराज नहीं किया कि आपने टीचिंग की स्टार्ट की, वो भी छोड़ दी, एचआर डिपार्टमेंट में गई, वो भी छोड़ दिया, और बैंक में जॉब की, वो भी छोड़ दी। तो किसी ने नहीं आपको कहा कि आप करना क्या चाहती हैं? नहीं, एक्चुअली यही पॉइंट जो था कि यही बात जो है वो अच्छी है मेरे पेरेंट्स की, कि उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। बिकॉज मेरे घर वाले वो माइंडसेट नहीं रखते कि जो हम चाहें वो ही करो। अब जैसे कि एक वक्त था जब मॉम चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनी, मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं था, मैं थोड़ी डरपोक सी रही हमेशा। मैंने सोचा नहीं, डॉक्टरी तो मैं वही होगा कि मैं बीच में छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्टार्ट ले लूंगी, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर चलो मैं बायो में कर भी लूं, लेकिन मेडिकल के 5 इयर्स पूरे होंगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, इसीलिए बेहतर है कि मुझे आप लोग बायो ना पढ़ाओ। तो कहने का मतलब ये है कि विशेष तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी होती है और स्टूडेंट्स यानी औलाद की अपनी भी होती है, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है किसी के ऊपर भी, चाहे वो आप फीमेल हो या मेल हो, कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा होता, डिसीजंस हमारे अपने खुद के होते हैं, और हमें सिर्फ बताना होता है घर में, सजेशंस लेनी होती हैं, एडवाइस ले सकते हो आप, लेकिन कोई फोर्सफुली आप पर अपने फैसलों को इम्पोज नहीं कर रहा होता। सो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि जिसमें तुम सेटिस्फाई हो, जिसमें तुम खुश हो तुम वही करो। अब क्योंकि उस वक्त तो माइंडसेट ये बनने जा रहा था पेरेंट्स का कि ये तो कहीं पर भी सेट नहीं हो रही, वर्क प्लेस पे जहां जॉब करती है छोड़ के भाग के आ जाती है, तो मैं बताती थी कि भाई पॉलिटिक्स है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चल सकती ऐसे लोगों के साथ, मुझे लगता है मैं इस सोसाइटी की बंदी ही नहीं हूँ कि मैं इस सोसाइटी के लोगों के साथ चल सकूं। तो मुझे लगता था कि नहीं ऐसा नहीं है। मम्मा अपने एग्जांपल्स देती थी कि देखो मैं भी जॉब कर रही हूँ, मुझे भी 20 साल हो गए, मुझे भी 25 साल हो गए, और फाइनली 30 इयर्स की सर्विसेज मॉम वहां पे कंप्लीट करने के बाद ही रिटायर हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे एग्जांपल्स देकर समझाया जाता था कि बेटा पॉलिटिक्स हर फील्ड में है, पॉलिटिक्स फीमेल्स को भी बर्दाश्त करना होता है, मेल्स भी इसका पार्ट बनते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग इशू एंड यू हैव टू बियर ऑल दैट, बट द थिंग इज के आई कांट बियर, मैं क्यों बियर करूं मतलब मेरी अपनी लाइफ है और मैं उसमें मेरे अपने रूल्स हैं, मैं क्यों बियर करूं? अगर आप लोग बियर कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि मैं मुझे भी बियर करना चाहिए। तो मैं लिटरली ऐसा ही होता था कि जहां कुछ गलत देखती मैं जॉब छोड़ के भाग आती, मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए होता था वहां पे, मुझे इस बात की परवाह नहीं होती थी मेरा इमेज क्या बन रहा है, मैं हमेशा भाग के आ जाती थी सिर्फ इसलिए कि लोग गलत है, लोगों की बातें गलत हैं। तो मैं सोसाइटी की बंदी नहीं हूँ,
यहाँ मैं नहीं चल सकती। सो दैट्स द रीजन कि देन फाइनली जब मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आ गई और फिर एंटरप्रेन्योर बन गई, जिपी राइटर्स जो है वो मुझे आप यूं समझ लो कि इतना ज्यादा अजीज है कि मुझे लगता है कि जिंदगी में और कुछ नहीं हो, लेकिन अगर जिपी हो तो मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ठीक इतना है। यानी कि आपको अपने काम से जो मोहब्बत हो जाती है ना, वो मुझे ऐसी हो गई है जिपी राइटर्स से कि मुझे लगता है जिंदगी में भले और कुछ भी ना हो, बट अगर ये होगा ना तो मेरी लाइफ तो सक्सेसफुल है। ठीक मैं है। ये नहीं कह रही कि मैं लोगों की तरह कोई 5 lakhs बैठ के मंथ में अर्न कर रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी अर्न कर रही हूँ वो मेरे लिए काफी है, और मैं उससे उसी से अपनी लाइफ इतनी मस्त गुजार रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इसमें कोई रिग्रेट्स हैं कि मैंने 9 to 5 की जॉब छोड़कर इस करियर में क्यों आई। तो इसीलिए मुझे किसी ने मना ही नहीं किया, और अब तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्कोप है फ्रीलांसिंग का। तो घर वाले तो खुश हैं कि चलो हमारी नजरों के सामने है, और अपने रूम की हद तक महदूद आप अपना काम कर रहे हो, अपना एक वर्क प्लेस बनाया हुआ है, वही आपका रूम है, वही आपका ऑफिस है। तो इसमें मैं नहीं समझती कि किसी को कोई एतराज है, और ठीक है। इवन हर कोई अप्रिशिएट ही करता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। मुझे फैमिली में, खानदान में, फ्रेंड्स में, कजिन्स में, हर जगह से सोशल मीडिया पर अप्रिसिएशन ही मिली है, क्योंकि मैंने खुद अपने बलबूते पे सब काम किया है, मैंने किसी की सपोर्ट नहीं ली।